नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छा प्ले लेकर के आए हैं और हमारा ये प्ले एलिजाबेथन पीरियड का है और जिसको लिखा है एलिजाबेथन एज के ही राइटर क्रिस्टोफर मार्लो ने। और आपको ये बता दें कि क्रिस्टोफर मार्लो विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे, बिल्कुल उन्हीं के टाइम के थे। तो ये प्ले एक ट्रेजेडी फॉर्म में लिखा है, यानी इसकी जो पूछा जाए कि किस फॉर्म के अंदर ये फॉर्म है, किस कैटेगरी का ये है प्ले है, तो ये ट्रेजेडी प्ले है। चलिए बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, शुरुआत इस प्ले की हम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर फास्टस, जो इसका मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। ये विटेनबर्ग जर्मनी के अंदर रहता है और डॉक्टर फास्टस हर प्रकार की एजुकेशन में महारत हासिल कर लेता है, जैसे लॉ, हिस्ट्री, आर्ट, मेडिसिन, लॉजिक वगैरह वगैरह। ठीक है, तब डॉक्टर फास्टस का मन बोरियत से भरने लग जाता है। तब डॉक्टर फास्टस कुछ नया करने की सोचता है। तो उसके बाद वह अपने नौकर से मिलता है। उसको नौकर का नाम है वैगनर। वह मैगनर से कहता है कि क्या तुम किसी ऐसे बंदों को जानते हो, ऐसे लोगों को जानते हो जो काला जादू वगैरह सीखते हो। ठीक है, तो वैगनर उसको समझाता है कि ये गलत है, परंतु डॉक्टर फास्टस नहीं मानता और वैगनर उसके कहने पर वेल्डस और कोरेलियस को बुलाता है, जो कि काला जादू जानते हैं और डॉक्टर फास्टस को आगे चल करके काला जादू सिखाते हैं। तब वेल्डस और कोरेलियस डॉक्टर फास्टस को काला जादू सिखाने वाले होते हैं। तब गुड एंजल और बैड एंजल डॉक्टर फास्टस के पास आती है। सबसे पहले गुड एंजल कहती है कि डॉक्टर फास्टस तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये नियम रूल रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ है। और एविल जो एंजल होती है, बैड एंजल जिसको हम कह सकते हैं, ये डॉक्टर फास्टस को इनकरेज करती है। ठीक है, तो ये डॉक्टर फास्टस को इनकरेज करती है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस किसी की भी नहीं सुनता और बैड एंजल की मान जाता है और जो ये वेल्डस है, कोरेलियस है, उसको काला जादू सिखा देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब डॉक्टर फास्टस काला जादू सीख जाता है तो उसके पास मेफिस्टोफिलिस आता है। ये रहा हमारा मेफिस्टोफिलिस, जो कि दूत है, जो मेन डेविल होता है उसका ये दूत है। तो ये डॉक्टर फास्टस से मिलता है। डॉक्टर फास्टस इससे कहता है कि क्या तुम मेरे गुलाम बन सकते हो। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर फास्टस इसको अपना गुलाम बनाने की बात करता है। तो मेफिस्टोफिलिस इसको मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए आपको मेरे मालिक से बात करनी पड़ेगी। यानी इसका मालिक होता है लूसीफर, जो कि हेवन के अंदर रहता है, नरक के अंदर रहता है, नरक का राजा है। मेफिस्टोफिलिस के कहने पर लूसीफर, ये जो लूसीफर है, ये डॉक्टर फास्टस के पास आता है और इनकी एक डील होती है। इनकी एक डील ये होती है कि डॉक्टर फास्टस लूसीफर से कहता है कि आप मेफिस्टोफिलिस को मेरा गुलाम बना दो और मेरे को अनलिमिटेड पावर दे दो। तो इसके बाद ये सारी बातें हो जाती हैं। तो लूसीफर इससे कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। उसकी शर्त ये थी कि डॉक्टर फास्टस को ये जो लूसीफर है 24 साल के लिए अनलिमिटेड पावर देगा और मेफिस्टोफिलिस को उसका गुलाम बनाएगा। और उसके बाद डॉक्टर फास्टस को सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी सोल यानी अपनी आत्मा को लूसीफर को देनी ही होगी। ये मैं लूसीफर की और मेफिस्टोफिलिस की शर्त थी। हालांकि मेफिस्टोफिलिस लूसीफर का एक गुलाम है और लूसीफर मेन डेविल है। आगे देखिए। इसके बाद एक बार फिर से गुड एंजल और बैड एंजल लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस और जहाँ पर डॉक्टर फास्टस होता है वहाँ पर आती हैं। और गुड एंजल डॉक्टर फास्टस को समझाती है कि डॉक्टर फास्टस तुम ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत है। और इसी प्रकार से जो बैड एंजल है वो भी यही कहते हैं कि डॉक्टर फास्टस तुम ये कर सकते हो, परंतु डॉक्टर फास्टस गुड एंजल के नहीं मानता है और वो बैड एंजल की बात मान जाता है और इस चीज़ करने के लिए अपने सौदेबाजी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद जब वो देखता है कि भाई मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, न मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि मेरे को काला जादू आ तो गया परंतु मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, तो वो लूसीफर को दोबारा बुलाता है। लूसीफर को दोबारा बुलाने के बाद क्या होता है, क्यों कहता है कि मैंने तो आपसे कहा था लूसीफर कि मेरे को पावर मिल जाएंगी, वो भी 24 सालों के लिए, और अनलिमिटेड पावर मिल जाएंगी, और एज वेल एज ये जो मेटाफिलिस है ये मेरा गुलाम बन जाएगा, यानी मेफिस्टोफिलिस। तब डॉक्टर फास्टस को लूसीफर कहता है कि याद करो हमारे बीच एक सौदेबाजी हुई थी, और वो सौदेबाजी ये थी कि आप मेरे को अपने खून से लिख करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देंगे। यानी क्या शर्त थी, मैं आपको फिर बताता हूँ। शर्त ये थी लूसीफर और डॉक्टर फास्टस के बीच कि डॉक्टर फास्टस अपने ब्लड से, अपने खून से एक लेटर देगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किस किस के बीच, लूसीफर और डॉक्टर फास्टस के बीच। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि लूसीफर जो है, मेन ऑफ हेवन जो है, वो डॉक्टर फास्टस को 24 सालों के लिए अनलिमिटेड पावर देगा और अपना एक गुलाम मेफिस्टोफिलिस देगा, और बदले में डॉक्टर फास्टस 24 साल पूरे होते ही अपनी आत्मा उसको दे देगा। तब वो ऐसा करते हैं कि
खून से साइन करने के लिए आगे आते हैं, यानी सिग्नेचर करना चाहते हैं, परंतु ज़्यादा सर्दी की वजह से डॉक्टर फास्टस का जो ब्लड होता है वो जम जाता है। ठीक है, तब मेफिस्टोफेलिस क्या करता है कि जले हुए कोयले अंगारे लेकर के आता है, जिससे डॉक्टर फास्टस का खून को वो मतलब नॉर्मल लेवल पे लेके आता है और सिग्नेचर वो करने लगता है। तब फिर से एक बार गुड एंजल और बैड एंजल आती हैं और वो वापस में समझाती हैं। गुड एंजल उसको समझाती है और बैड एंजल उसको वापस में कहती है कि तुम डॉक्टर फास्टस ये कर सकते हो। तो इस बीच उनके बीच में ये सौदा हो जाता है और ये सौदा हो जाने के बाद लूसीफर वहाँ से चला जाता है और मेफिस्टोफेलिस को उसका गुलाम बनाने के लिए छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जब डॉक्टर फास्टस को सारी पावर मिल जाती है तो डॉक्टर फास्टस क्या करता है कि मेफिस्टोफेलिस के पास जाता है और बोलता है कि इसको एक वाइफ चाहिए, परंतु मेफिस्टोफेलिस अपने गुलाम मतलब एक गुलाम है और अपने मालिक यानी लूसीफर के प्रति वो बंधा हुआ है। तो वो डॉक्टर फास्टस को कहता है कि डॉक्टर फास्टस मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो शादी जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, परंतु मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसको कुछ बुक देता है। और वो बुक्स किस प्रकार की होती हैं कि एस्ट्रोनॉमी की, तारों की, ग्रह की, प्लैनेट की और काले जादू से संबंधित होती हैं। तो डॉक्टर फास्टस उनको ले लेता है और पढ़ने लग जाता है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस को फिर से ये एहसास होता है कि क्या ये एग्रीमेंट करके मैंने सही किया, और ये सोचते ही वापस से गुड एंजल और बैड एंजल उसके पास आ जाती हैं। और गुड एंजल और बैड एंजल आने के बाद उसको वापस से वही समझाती है। गुड एंजल कहती है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए और बैड एंजल उसको कहते हैं कि डॉक्टर फास्टस तुमको ये 100% ही करना चाहिए। तब डॉक्टर फास्टस ये भी सोचता है कि क्या मैं माफ़ी मांग लूँ गॉड से, क्राइस्ट से, परंतु वो डिसाइड करता है कि वो अब माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। फिर क्या होता है, इसके बाद डॉक्टर फास्टस सभी एस्ट्रोनॉट जो यूनिट होती हैं, तारे, ग्रह वगैरह, उन सभी के बारे में जान जाता है, सृष्टि के बारे में जान जाता है और उससे पूछता है मेफिस्टोफेलिस से कि इन सारी चीज़ों को किसने बनाया। तब मेफिस्टोफेलिस उसको उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वह उसके सामने गॉड का नाम नहीं लेना चाहता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तब डॉक्टर फास्टस को सोच विचार में पड़ जाता है और वो एक बार फिर से लास्ट टाइम सोचने लग जाता है कि क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया। तब वो डिसाइड करता है। ठीक है, वो सोच विचार में रहता है कि गुड एंजल और बैड एंजल उसके पास दोबारा से आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करता है एट लास्ट कि अब वो माफ़ी मांगेगा, और वो ये सोच ही रहा होता है, माफ़ी मांगने की सोच ही रहा होता है कि उसके सामने लूसीफर आ जाता है। लूसीफर उसको अपने वादे की याद दिलाता है और बोलता है, जब लूसीफर उसके पास आ जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम दोनों का, तुम गॉड या भगवान या क्राइस्ट का नाम नहीं ले सकते और किसी भी सूरत में मेरे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। यदि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब डॉक्टर फास्टस लूसीफर को विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तब लूसीफर क्या करता है कि डॉक्टर फास्टस का दिल बनाने के लिए उसको एक और बुक देता है। उसको एक बुक देता है और वो बुक सभी प्रकार के रहस्यों से भरी हुई होती है। और लूसीफर अब यहाँ से चला जाता है। तब मेफिस्टोफेलिस आता है और वो क्या करते हैं, डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलिस पूरे वर्ल्ड का टूर करते हैं। वो सारी दुनिया में घूमने के लिए जाते हैं और जगह जगह से घूमने के लिए वापस आते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि वो जर्मनी से हैं, जर्मनी से वो एक बग्गी में बैठ के जाते हैं और वो पूरी दुनिया का टूर करते हैं। जब डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलिस सारी दुनिया घूमते हैं तो वो सबसे लास्ट में रोम, वो सबसे लास्ट में कहाँ उतरते हैं, वो सबसे लास्ट में रोम में उतरते हैं, जो आज का इटली है। तो रोम में उतरने के बाद वो स्मारक और मोन्यूमेंट्स के पास उतरते हैं। तब डॉक्टर फास्टस की इच्छा होती है कि वो सभी स्मारकों को देखे, सभी बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई थी, जो सभ्यताओं की थी, सिविलाइजेशन की थी, उनको देखना चाहता था। तब मेफिस्टोफेलिस कहता है कि हम इन स्मारकों को जरूर देखेंगे, परंतु इस जो सामने वाली बिल्डिंग में जो पोप रहता है, पहले हम उसको परेशान तो कर लें। तब वो उसको परेशान करते हैं और उसको परेशान करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और जर्मनी में वापस आ जाते हैं। और ऐसा करने के बाद क्या होता है कि डॉक्टर फास्टस की प्रसिद्धि, उसकी जो गेंद थी वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, पूरी जर्मनी में भी फैल जाती है। तब क्या होता है कि वहाँ का जो सम्राट था चार्ल्स फिफ्थ, वहाँ का सम्राट का नाम था चार्ल्स फिफ्थ, वो उसको अपने कोर्ट में, अपने दरबार में बुलाता है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए कहता है। चार्ल्स फिफ्थ उसको कहता है कि वो लोगों को तरह तरह के जादू टोना करके दिखाए। तब डॉक्टर फास्टस सभी लोगों को जादू करके दिखाता है। जब वो वहाँ पर लोगों को अपना काला जादू दिखा रहा था तब वहाँ पर एक आदमी था, ठीक है, नाइट का वो सीन था। तब उसको क्या होता है कि ये जादू बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि इसने एक काला जादू के थ्रू किया है, कुछ नया दिखाए, कुछ इमेजिन करके दिखाए। तब डॉक्टर फास्टस क्या करता है कि उसके सिर के ऊपर सींग उगा देता है और वहाँ पर ये देखकर सभी लोग हैरत अंगेज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
इसके बाद डॉक्टर फास्टस एक घोड़े के व्यापारी से मिलता है और उससे मजाक करने लग जाता है, क्योंकि वो उसके पास से एक घोड़ा खरीदने के लिए आया है। और डॉक्टर फास्टस उस घोड़े के व्यापारी को परेशान करता है, क्योंकि डॉक्टर फास्टस उस घोड़े के ऊपर उसको बैठा देता है और उसको पानी पर चलवाता है और घोड़े को गायब कर देता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डॉक्टर फास्टस उन सभी को परेशान करना चाहता है और वो उसको परेशान कर भी रहा है, क्योंकि उसने उसके घोड़े को गायब कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर फास्टस है उसका जो नौकर होता है वैगनर, वो डॉक्टर फास्टस को बताता है कि उसको जो ड्यूक ऑफ वैन होल्ट है और उसकी जो डचिस है उन्होंने उसको अपने दरबार में बुलाया है। तब डॉक्टर फास्टस उनके दरबार में चला जाता है और उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है। वहाँ पर एंटरटेन करते करते अचानक से जो डचिस है और जो ड्यूक है उन्होंने कहा कि उनको ग्रेप्स चाहिए, अंगूर चाहिए। अब डॉक्टर फास्टस को पता है कि ये अंगूरों का सीज़न नहीं है, फिर भी वह काले जादू करके उस मौसम में अंगूर मंगवा देता है, क्योंकि वो मौसम सर्दियों का था, विंटर सीजन था, फिर भी वो अंगूरों को मंगवा देता है। और उसके इस जादू से वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी का बहुत एंटरटेनमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर फास्टस को याद आता है कि उसने जो एग्रीमेंट किया था, उसने एक एग्रीमेंट किया था, आपको पता है कि लूसीफर के साथ किया था, 24 ईयर्स का किया था, वो उसका पूरा होने वाला है। तब वो क्या करता है कि सोचता है कि अब उसका टाइम तो वैसे भी पूरा हो जाएगा, उसकी जो आत्मा है लूसीफर के पास चली जाएगी, तो उसके पास जो संपत्ति है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी ज़मीन थी वो वैगनर के नाम कर देगा, क्योंकि वैगनर उसका नौकर था और उसने ज़िंदगी भर उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। तब उसके दोस्त आते हैं किसके पास, डॉक्टर फास्टस के पास, और वो पूछते हैं कि डॉक्टर फास्टस क्या प्रॉब्लम है। तो वो उनको बताता है कि लूसीफर ने जो उसको टाइम दिया था वो पूरा होने को है। तब डॉक्टर फास्टस के दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर फास्टस क्या प्रॉब्लम है, तुम जो ग्रीस की जो हेलन है, हेलन मतलब जो ग्रीस की जो हेलन है दुनिया की उस समय की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी, तो वो उसको बुलवा लेते हैं। तो डॉक्टर फास्टस अपने जादू टोने से, काले मंत्रों से उसको भी बुलवा लेता है। तब क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि डॉक्टर फास्टस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने कर्मों की गोड़ से माफ़ी मांग लो, हो सकता है कि तुम्हारा कुछ भला हो जाए। तब डॉक्टर फास्टस सोच विचार में पड़ जाता है और गोड़ से माफ़ी मांगने की सोचने लग जाता है। तब वो बुजुर्ग आदमी की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और वो माफ़ी मांगने वाला ही होता है। तब उसके पास मेफिस्टोफिलिस आ जाता है और वो कहता है कि धोखेबाज, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा और हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यदि तुमने ऐसा किया, यदि तुमने कोर्ट से अभी माफ़ी मांगी, तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तब डॉक्टर फास्टस अपनी बातों से पलट जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, और वो सीधा सीधा सारा नाम वो जो बुजुर्ग आदमी होता है उसको ले देता है। तभी क्या होता है कि तब वहाँ से मेफिस्टोफिलिस चला जाता है और डॉक्टर फास्टस के पास मात्र 1 घंटा बचता है, क्योंकि जो लूसीफर था उसने डॉक्टर फास्टस को 24 साल दिए थे। उस 24 साल को पूरे होने में मात्र 1 घंटा है, रात का समय है। तब उसके दोस्त उसके पास आते हैं, डॉक्टर फास्टस के पास। वो पूछते हैं कि डॉक्टर फास्टस प्रॉब्लम क्या है। तब डॉक्टर फास्टस उनको बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने लूसीफर को टाइम दिया था और मेरा टाइम पूरा होने को है। तब वो उनसे बात करते हैं। तब डॉक्टर फास्टस भागा भागा ईश्वर के पास जाता है और वो कहता है कि ईश्वर, जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था उसको मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और जो मेरा 1 घंटा बचा हो आप किसी तरह से इसको पूरा तरह से एक्सपेंड कर दो। मैं ये बिल्कुल भी इस प्रकार की ऊट पटांग करना बंद कर दूंगा। जो हरकतें मैंने की हैं मैं आगे से इनको बिल्कुल नहीं करूँगा। हालांकि देखने वाले देख रहे होते हैं कि किस तरह से अपनी लस्ट के अंदर भूखा है, कि किस प्रकार इसने 24 साल अपने ऐशो आराम ज़िंदगी में जादू टोने के अंदर बिताए, पूरी धन दौलत इसके पास थी। अब जब इसका मरने का समय आ रहा है तो ये किस प्रकार से बैकफुट पे आ रहा है। और यहाँ भी डॉक्टर फास्टस अपनी हदें पार कर देता है, क्योंकि डॉक्टर फास्टस अब गॉड के साथ भी, भगवान के साथ भी बार्गेनिंग करना लग जाता है, क्योंकि वह सौदेबाजी करता है और बोलता है कि जीसस क्राइस्ट की यदि खून की एक भी बूंद उसको मिल जाए तो उसका जीवन बच सकता है। अब उसकी निगाह घड़ी पे जाती है, क्योंकि घड़ी बिल्कुल मिड टाइम पे आ रखी थी, कुछ ही चंद मिनटें बची हुई थी कि डॉक्टर फास्टस की जान निकलने वाली थी। और इस प्रकार से ऐसा होता भी है, जो ही डॉक्टर फास्टस का टाइम पूरा होता है, जो लूसीफर होता है, डेविल्स होते हैं, उसकी आत्मा को खींचकर ले जाते हैं और इस प्रकार से डॉक्टर फास्टस की डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा प्ले क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस। इसका पूरा नाम है ट्रेजेडी विद डॉक्टर फास्टस। ये जो प्ले है इसकी जो थीम है वो ट्रेजिक थीम है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर फास्टस किस प्रकार का कैरेक्टर था, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो डॉक्टर फास्टस के ऊपर ही आता है कि उसकी लस्ट क्या थी, उसकी थीम क्या थी, वो कैसा प्रोटैगनिस्ट था, कैसा कैरेक्टर था, इसमें एंटागोनिस्ट कौन है, वगैरह वगैरह। तो आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सूचनाएं प्राप्त हो सकें। जी धन्यवाद।